अगर आप एक ऐसा कानून बनाते हैं कि वो केवल हिंदू ही लगेंगे, सो दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 16(5), यानी संविधान का अनुच्छेद 16 सब आर्टिकल 5, 16 का सब आर्टिकल 5, उसमें क्लियरली ये राइट दिए गए हैं कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप उसी धर्म के व्यक्तियों को नौकरी पे लगा सकते हैं टू मैनेज, एडमिनिस्टर और चलाने के लिए उस इंस्टीट्यूशन को। अगर आप चाहते हैं कि उसमें केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिले या हिंदुओं के लिए 80%, 90% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की जाए, तो वो कैसे किया जाएगा? 16(5), तो वहाँ पे जो लोग मुलाजमत पाते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन तो हिंदुओं को देता है। उसके बावजूद भी 700 से अधिक एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मुस्लिम हैं या नॉन हिंदूज हैं। सबसे पहले यू विल हैव टू अमेंड, आपको संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, एटलीस्ट इन द सेक्शन 6 ऑफ द जम्मू कश्मीर श्राइन, माता वैष्णो देवी श्राइन। और चूंकि आपको एंडाउमेंट्स का, माता वैष्णो देवी श्राइन का और इनके इंस्टीट्यूशंस का रिलीजियस कैरेक्टर भी मेंटेन करना है, तो आर्टिकल 25 और 26 को इस लीगल प्रोपोजिशन के साथ जोड़ के यू कैन मेक आउट अ केस इन द कोर्ट कि जब आप ये कहें कि ऑल्दो इट इज अ मेजॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, स्टिल वी कैन रिजर्व सीट्स इन फेवर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी विच मीन्स हिंदूज। सनातन धर्म का सशक्तिकरण कब होगा? जब इस इंस्टीट्यूशन में 80% या 90% हिंदू पढ़ेंगे, हिंदुओं के बच्चों को एडमिशन्स मिलेंगी, और खासकर वो गरीब ब्राइट स्टूडेंट्स जो अदरवाइज एमबीबीएस कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जब सीटें निकली तो ये पहली बार सीटें निकली। 50 सीटों में से 42 सीटें हिंदू समुदाय को देने के बजाय यहाँ मुस्लिम समुदाय को चली गईं और हिंदू समुदाय के खाते में सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें मिली। एक बची हुई सीट सिख समुदाय को चली गई, जिसके बाद कई सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की नाराजगी देखने को मिली। उनकी नाराजगी के दौरान उनका कहना था कि जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया गया है, ये साफ तौर पर गलत है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये भेदभाव किया जा रहा है, इसे ना किया जाए, क्योंकि जब चढ़ावा हिंदू चढ़ा रहे हैं, जब पैसा हिंदुओं का जा रहा है, तब सीटें देने की बारी आने पर इस तरह का भेदभाव क्यों? इस पर एक कानूनी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अंकुश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस नज़र से देखते हैं, पहले तो ये कि जहाँ तक हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल है कि 50 में से 42 सीटें हिंदू समुदाय को जानी चाहिए, पर वो मुस्लिम समुदाय को चली जाती हैं, क्योंकि जब चढ़ावा जाने की बारी आती है तब वो हिंदू समुदाय चढ़ाते हैं, जब पैसा जाता है हिंदू समुदाय से जाता है, और तो और श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन से जाता है। तो ऐसे में ये करना सरासर गलत है। आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, इस विषय की व्यापक तौर पे एक समझ बने, समाज में एक जागरूकता फैले, इसलिए मैं 3 से 4 मिनट का समय लूँगा आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी इज़ अ क्रिएशन ऑफ द स्टैच्यूट, इज़ अ क्रिएशन ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी को जन्म दिया गया। 1999 में यह कानून बनाया गया था, और उस कानून को आप देखें तो उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ये यूनिवर्सिटी हर समाज के व्यक्ति के लिए, हर धर्म के व्यक्ति के लिए, हर कास्ट क्रीड के व्यक्ति के लिए खुली होगी। सेक्शन 6 ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट क्लियरली ये देता है, ये लिखता है कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे जो हैं वो सबके लिए खुले होंगे। तो अगर समस्या की बात करें तो समस्या तभी उत्पन्न हो गई थी जब ये कानून बना था, ये लेजिस्लेट हुआ था और इस कानून में सेक्शन 6 इंट्रोड्यूस की गई थी। तो फिर एडमिशन्स के मामले में, भर्तियों के मामले में इस यूनिवर्सिटी में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पे, उसकी कास्ट, क्रीड, कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात की गई थी। ये बहुत एक विचित्र परिस्थिति थी कि माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी, जो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो सरप्लस पैसा है, यानी हिंदुओं का जो चढ़ावा है, जो उसमें सरप्लस बचेगा, उससे फिनेंस होने वाली यूनिवर्सिटी थी। लेकिन सरकार ने इसमें सेक्युलर प्रोविजंस के नाम पे सेक्शन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया।
मैं आपके दर्शकों के लिए जो माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट है उसकी प्रस्तावना जो है जो सबसे पहले लिखा गया है कि ये एक्ट किस लिए बनाया जा रहा है, आई वुड लाइक टू कोट इट. Yes, of course. It says, an act to provide for the establishment and incorporation of a residential and highly technical university in the state of Jammu and Kashmir, to offer scientific and technical education of the highest standards, as also to usefully utilize the surplus finance of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board and for matter connected therewith. So, I emphasized इसमें, and I repeat, इसमें कहते हैं टू यूजफुली यूटिलाइज द सरप्लस फाइनेंस ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड. सो क्लियरली ये अनविसाज किया गया था कानून में कि पैसा जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो सरप्लस है वहीं से खर्चा जाएगा, वहीं से लिया जाएगा, वहीं से इन्वेस्ट किया जाएगा, वहीं से इसकी फाइनेंसिंग होगी. सो इट्स अ सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी. और अब जब मेडिकल कॉलेज इसका पहली बार खुला तो हमें ये देखने को मिला कि आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 50 सीट्स 50 में से 42 जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को दे दी गई, एक सिख समाज के व्यक्ति को दी गई और 7 हिंदुओं को दी गई. देखिए, संविधान में आर्टिकल 25 और 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 26 में तो आप अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मैनेज एडमिनिस्टर स्वयं कर सकते हैं, एक फंडामेंटल राइट एनश्राइंड है. इसके साथ साथ एक और समस्या है कि आर्टिकल 29 और 30 जो माइनॉरिटी राइट्स के साथ डील करता है वो केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अवेलेबल है. माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी आप जानते हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं. तो इनके इंस्टीट्यूशंस में आर्टिकल 29 और 30 को इन्वोक करके अपने समुदाय के बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक एक्सप्रेस प्रोविजन है. आर्टिकल 29 और 30 के तहत वो ये रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. समस्या बनती है उन कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और एंडाउमेंट्स में या यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस में मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में रिजर्वेशन अगर इंट्रोड्यूस करनी हो तो क्या किया जाए. So by implication, the solution that I could understand from the Constitution, वो आर्टिकल 25 और 26 में निहित है. इन द सेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मैं थोड़ा आसान करके इसको समझाना चाहूँगा. देखिए, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी अगर वाइस चांसलर, बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड का CEO, कोई भी ऑफिस बेरर और एम्प्लॉयमेंट के संबंध में जितने भी मुलाजिम लगाने हैं, अगर आप एक ऐसा कानून बनाते हैं कि वो केवल हिंदू ही लगेंगे, सो दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 16(5), यानी संविधान का अनुच्छेद 16 सब आर्टिकल 5, 16 का सब आर्टिकल 5, उसमें क्लियरली ये राइट दिए गए हैं कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप उसी धर्म के व्यक्तियों को नौकरी पे लगा सकते हैं टू मैनेज, एडमिनिस्टर और चलाने के लिए उस इंस्टीट्यूशन को. अच्छा, इससे भी बात पूरी नहीं बनती, क्योंकि जो राइट टू एडमिशन है ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज अदरवाइज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल्स 14, 15 एंड 16. एम्प्लॉयमेंट के संबंध में 16 मैंने कहा, 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और फिर ये कानून भी आ गया. तो अब सवाल है कि अगर माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित चलित एक मेडिकल कॉलेज या अदरवाइज दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिले या हिंदुओं के लिए 80%, 90% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की जाए, तो वो कैसे किया जाएगा. 16(5) तो वहाँ पे जो लोग मुलाजमत पाते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन तो हिंदुओं को देता है. उसके बावजूद भी 700 से अधिक एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मुस्लिम हैं या नॉन हिंदूज़ हैं. दैट इज़ अ सिचुएशन विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एडमिशन्स को कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो केवल हिंदुओं की हों. तो इसमें देखिए, सबसे पहले यू विल हैव टू अमेंड, आपको संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, एटलीस्ट इन द सेक्शन 6 ऑफ द जम्मू कश्मीर श्राइन माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट. अब देखिए, उस कानून में जब आप बदलाव करेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि आप यही कहेंगे कि 80% या 90% या 100% सीट्स हम हिंदुओं के लिए रिजर्व कर रहे हैं. जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके सामने एक चुनौती भी आएगी कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी आपने
सस्टेन करवाना है, इसको विदहोल्ड करवाना है, इसे अपहेल्ड करवाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत भी होना चाहिए। तो उस संबंध में जो मेरी समझ कहती है संविधान को पढ़ने के बाद, आर्टिकल 25 और 26 को अगर आप जोड़ के देखें इससे, सो यूनिवर्सिटी को कोर्ट में इस अमेंडमेंट को अपहोल्ड करवाने के लिए केवल ये बताना पड़ेगा दैट एक्ट विल हैव टू टेस्ट द फॉलोइंग लीगल प्रोपोजिशन, विच इज कि जो यूनिवर्सिटी का ओरिजिन और फंडिंग है फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कानून में भी लिखा है कि वहीं से फंडिंग आ रही है, सरकारी फंडिंग नहीं है, इट इज़ बीइंग फंडेड बाय माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इसका जो ओरिजिन और जो फंडिंग है वो इसकी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि एक विशेष तरीके की रिजर्वेशंस इसमें इंट्रोड्यूस करे ताकि इसका इंस्टीट्यूशनल पर्पस फुलफिल हो सके। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोपोजिशन है, मैं थोड़ा और इसे सादा शब्दों में बताना चाहूँगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो सरप्लस है, जो पैसा है, जो चढ़ावा है, हिंदुओं का चढ़ावा है, उस हिंदुओं के चढ़ावे से क्या पर्पस हो सकता है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो तो वो क्या करे, उसका क्या पर्पस हो। यही होगा कि सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए वो कार्य करे। सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है तो सनातन धर्मियों को सशक्त बनाना पड़ेगा। यानी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनेगा उसका इंस्टीट्यूशनल पर्पस सनातन धर्म का सशक्तिकरण होगा। तो वो मेडिकल कॉलेज के संबंध में ले लेते हैं। सनातन धर्म का सशक्तिकरण कब होगा? जब इस इंस्टीट्यूशन में 80% या 90% हिंदू पढ़ेंगे जी। हिंदुओं के बच्चों को एडमिशन्स मिलेंगी, और खासकर वो गरीब ब्राइट स्टूडेंट्स जो अदरवाइज एमबीबीएस कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो फंडिंग और ओरिजिन इस मेडिकल कॉलेज का कहाँ है? माता वैष्णो देवी में। जी जी। इंस्टीट्यूशनल पर्पस है सनातन धर्म का सशक्तिकरण। तो इस तरीके की रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करके, और चूंकि आपको एंडाउमेंट्स का, माता वैष्णो देवी श्राइन का और इनके इंस्टीट्यूशंस का रिलीजियस कैरेक्टर भी मेंटेन करना है, तो आर्टिकल 25 और 26 को इस लीगल प्रोपोजिशन के साथ जोड़ के यू कैन मेक आउट अ केस इन द कोर्ट कि जब आप ये कहें कि ऑल्दो इट इज अ मेजॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, स्टिल वी कैन रिजर्व सीट्स इन फेवर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी विच मीन्स हिंदूज ऑन दिस बेसिस। तो मुझे लगता है कि उसकी संवैधानिक वैधता पे एक डिबेट भी स्टार्ट होगी, एंड विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एबल टू शो टू द कोर्ट दैट दिस अमेंडमेंट satisfies the needs of the constitution, and it does not in any sense violate article 14 or for that matter article 16. 16 is altogether a different thing. In fact, article 14 and 15, right to equality before law, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए जो बराबरी का हक तमाम नागरिकों को मिला है, आर्टिकल 15। इसमें अगर काउंटर ये आता है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंस्टीट्यूट है, तो आप 25-26 का हवाला ना दीजिए, माइनॉरिटी की बात करिए, तो फिर मुझे लगता है कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन और माइनॉरिटी राइट्स पे भी एक डिबेट स्टार्ट होगी, एंड वी विल डू दैट। और वो अंततः मुसलमानों के माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करके ही वो खत्म होगी। 20% पॉपुलेशन बाय नो डेफिनेशन क्वालिफाइज टू बी अ माइनॉरिटी। तो अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के संबंध में आर्टिकल 29-30 और उसको किसी प्रोसेस को रोकने के संबंध में अगर किसी ने आवाज़ उठानी है, तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में आवाज़ उठेगी कि क्या जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, क्या देश में भी मुसलमान माइनॉरिटी है। यूएन सब कमीशन की रिपोर्ट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5% या 5% से कम जो समाज है, जो कम्युनिटी है, ओनली दैट कम्युनिटी क्वालिफाइज टू बी अ माइनॉरिटी, नॉट 20%। माइनॉरिटी की यहाँ पर बात हो रही है, 2016 की बात है जब आपने एक केस भी किया था और अपील की थी और उसका जजमेंट भी आया था। आप चाहते थे कि एक स्टेट माइनॉरिटी कमेटी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। बाद में 2018 में उसकी जजमेंट भी आई थी। तो ऐसा क्या कारण था कि वो नहीं बन पाई? क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शायद हिंदूज आज माइनॉरिटी पे होते और शायद ये इशू भी आज वहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में नहीं आता।
देखिए, पिछले 70 वर्षों से खासकर आफ्टर इंडिपेंडेंस जम्मू कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी होने के बावजूद भी माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी स्टेटस के तहत मिलने वाली स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे थे। तो 2016 में इस व्यवस्था को मैंने स्वयं जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 2018 2 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला। बहुत सारे पड़ाव थे इसमें, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कमिटीज़ तक सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करवाई। कानून ये है कि अगर कोई भी नेशनल माइनॉरिटी किसी स्टेट में मेजॉरिटी में है तो उस स्टेट या यूटी में उस कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त नहीं होगा, यानी वो कम्युनिटी उस स्टेट में माइनॉरिटी कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी बन जाती है। जैसे कि मुसलमान नेशनल नोटिफाइड माइनॉरिटी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे वो नोटिफाइड माइनॉरिटी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो मेजॉरिटी में है। तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के पास माइनॉरिटी होने का कोई भी हक उन्हें अवेलेबल नहीं है, ये कानून है। प्रधानमंत्री कार्यालय से चलने वाला 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, उसके क्लॉज 7B में भी क्लियरली ये लिखा है कि इन माइनॉरिटी स्कीम्स का फ़ायदा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को नहीं मिलेगा। तो जब इन प्रोविजंस की, इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की अवहेलना हो रही थी, उल्लंघना हो रही थी, तो उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों ने हलफनामा अंततः 2018 में फाइल करके ये कहा कि इस कुरीति को, इस एनॉमली को, इस इलीगैलिटी को हम जम्मू कश्मीर में ठीक करेंगे। और फिर इस तरीके से ये केस डिस्पोज ऑफ हुआ था। ये बात ठीक है कि उसके बाद मुसलमानों का माइनॉरिटी स्टेटस और स्टेटस के चलते जितने भी राइट्स अवेलेबल हैं उसकी समाप्ति हो जानी थी जम्मू कश्मीर से, लेकिन क्या हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता या नहीं मिलता, वो एक डिबेट का विषय बनना था। इनफैक्ट इस केस के पीछे डुअल ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये कि माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी कितने % वाला होता है, उस पर भी एक डिबेट स्टार्ट हो। वो डिबेट तो एक सेकेंडरी डिबेट रहेगी, लेकिन पहले जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उनको तो उनका हक मिले, क्योंकि इलीगल तरीके से यहाँ का मेजॉरिटी मुस्लिम समाज उन तमाम बेनिफिट्स को यूजर्व कर रहा है, लूट रहा है, 80% तक लेके जा रहा है और वो असंवैधानिक और गैरकानूनी ढंग से हो रहा है, उसकी समाप्ति, उस पर रोक लगे। जो दूसरी डिबेट थी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5% से कम समाज जो है या जो रिलीजियस कम्युनिटी है, दैट ओनली क्वालिफाइज टू बी अ माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है, परसेंटेज कहीं डिफाइन नहीं की गई है, और इसीलिए ये समस्या बनी है कि आज 20%, 22% वाली भी जो कम्युनिटी है वो भी माइनॉरिटी स्टेटस लेके यहाँ के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूसर्व करने का कार्य कर रही है। और माइनॉरिटी राइट्स को जब आप इंटरनेशनल लॉ के साथ जोड़ें तो सबवर्जन की जितनी भी राजनीति है, देश को अंदर से खोखला करने की जितनी भी राजनीति है, वो माइनॉरिटी राइट्स, यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज, जो सुप्रानेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, वो एक बड़ा इकोसिस्टम बना के यहाँ उस सबवर्जन की राजनीति को चलाते हैं। अलगाववाद की राजनीति जम्मू कश्मीर में चलाना भी माइनॉरिटी स्टेटस और राइट से जुड़ा हुआ मामला है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से आज, चूँकि ये विषय से थोड़ा हटके एक सवाल है, ये रहेगा कि तत्काल प्रभाव से ये सुनिश्चित किया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसका फ़ायदा मुसलमानों को ना दिया जाए, क्योंकि कानून यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी यही कहते हैं। और जिस केस में मैं स्वयं अपीयर होकर 2 साल लड़के फाइनल जजमेंट हम ऑब्टेन करके लाए थे, उसमें भी यही, उसकी स्पिरिट यही है, उसमें भी यही कहा गया है। 2019 से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। यूनियन टेरिटरी की साफ तौर पे उसके रूल्स बनते हैं कि सेंटर से उसे गवर्न किया जाता है। हालांकि हमारे पास अभी अपने एक चुने हुए सीएम ज़रूर हैं, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हमें सेंटर की तरफ से ही आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेंटर की मर्जी जहाँ पर चलती है वो यूनियन टेरिटरी है। जाहिर सी बात है, एलजी साहब इसके चेयरमैन हैं, और चेयरमैन होने के नाते फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि जिसके चलते ये भूल चूक यहाँ पर हो गई, क्या लगता है? तो देखिए, इसमें 2 चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की लीडर ऑफ अपोजिशन की अध्यक्षता में और कुछ सीनियर नेता एमएलए वो कल की बात एलजी साहब से मिले हैं और इस विषय को उनके सामने रखा गया है, और मुझे लगता है कि इस विषय पे गहन अध्ययन होके भी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं और रेजोल्यूशन की तरफ चीज़ों को लिया जा रहा है। सो द पार्टी इज़ एब्सोल्युटली सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, एंड द पार्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि सब कुछ कानून सम्मत हो और संविधान की मूल भावना से सब कुछ चले। और हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका ख्याल अगर भाजपा नहीं रखेगी तो कौन रखेगा, संघ परिवार नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो इस विषय पर आपने देखा, संघ परिवार एंड एफिलिएट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सड़कों पे हैं,
अब भाजपा राजभवन में है, गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जम्मू कश्मीर असेंबली के द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिस कानून के आधार पे इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। जी जी क्रिएशन इन लीगल सेंस, क्रिएशन इन लीगल सेंस। जी जी अदरवाइज तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके पैसे से बनी है, उनके पैसे से चलती है। इट्स सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय हिंदूज थ्रू इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माता वैष्णो देवी पर श्राइन। इसके चलते तो इसके भी कानून में doubt- देखिए इसमें तो कानून में बदलाव होगा विधानसभा में। अगर आपको सेक्शन 6 अमेंड करनी है इस कानून की टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर हिंदूज, तो वो होगा विधानसभा में। विधानसभा में मेजॉरिटी इज विद दिस एनसी कांग्रेस कॉन्ग्लोमरेट जो इस समय गवर्नमेंट चल रही है। तो मुझे लगता है कि इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों आप इस तरीके की अमेंडमेंट उस कानून में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिंदुओं के फेवर में रिजर्व किया जाए। और मैंने उसकी संवैधानिक वैधता के बारे में पहले ही बात की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जी जी कि रिलीजियस कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए, और यूनिवर्सिटी अगर कोर्ट में ये केस मेकआउट करे कि अपनी फंडिंग मेरी जहाँ से आ रही है, मुझे अपनी बेसिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मेरा इंस्टीट्यूशनल पर्पस अचीव हो, रिजर्वेशंस हिंदुओं के फेवर में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तो इस अमेंडमेंट की वैधता भी अपहोल्ड होगी। And I am saying this with the complete understanding of Article 25 and 26 Constitution of India, Article 16(5), sub-Article 5 of Article 16, and the whole scheme of the Constitution. It's a denominational institution. The denominational character of the institution, the religious institution, has to be protected. It can be protected by making reservations in favor of Hindus, and such reservations will never be held. What you say, अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये करना लेकिन विधानसभा में होगा। इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा। और दूसरा एक टिल द टाइम दैट इज़ डन, क्योंकि एनसी और कांग्रेस से ना जनता को, ना समाज को, ना हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे टू एज अ ट्रांजिशनरी थिंग। आप देखिए सेंट्रल पूल में से एडमिशन्स के प्रोसेस की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे बताया गया, I do not have the papers with me, the complete information, but बताया ये गया कि सेंट्रल पूल में से बच्चों को लेने के लिए जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, जो अगले एडमिशन प्रोसेस तक प्रोबेबली पूरी हो जाएंगी। लेकिन उससे होगा क्या कि आप राष्ट्रीय स्तर पे जो पूल बनता है बच्चों का, जहाँ से आप बच्चों को लोगे, तो वहाँ से बच्चों को उठाओगे। अब बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसमें 90% हिंदूज आएंगे, लेकिन यू आर मेकिंग एन अरेंजमेंट कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हिंदूज आ जाएं। कभी ऐसी भी परिस्थिति बन जाएगी कि फिर 70% मुसलमान आ गए। सेंट्रल पूल में टॉपर्स की लिस्ट में मुस्लिम्स भी तो हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स भी तो हो सकते हैं। सो हाउ डू यू डील विद दैट? सो परमानेंट सोल्यूशन इज़ टू इंट्रोड्यूस amendments in the act so as to provide reservations in favor of Hindus at least to the tune of 80% of the total admissions. Otherwise, what is the institutional purpose this university is going to serve? Institutional purpose is सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म का सशक्तिकरण, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से चल रहा है ना। जी। हिंदुओं के चढ़ावे से आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो नहीं बनाएंगे ना कि जिसका पर्पस हिंदू सशक्तिकरण के अलावा कुछ और हो। तो इंस्टीट्यूशनल पर्पस तो क्लियर है जी। तो इंस्टीट्यूशनल पर्पस को अचीव करने के लिए अगर रिजर्वेशन करनी पड़ती है तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में जो कैविएट्स है उनको भी विथस्टैंड करने का काम करेगी। दैट कैन बी कार्व्ड आउट एज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एज दे से जी। टू अचीव द पर्पस, एंड पर्पस इज सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म का सशक्तिकरण। ये कोई हिंदुओं के चढ़ावे का पैसा और उस चढ़ावे से बने हुए संस्थान केवल हिंदुओं के लिए हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 20%, 10% दूसरे समाज के लोगों को लाएंगे, वो अपने दायित्व को समझ के देश निर्माण के दृष्टिकोण से लाएंगे, लेकिन वी विल नॉट स्टैंड टू लूज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस जस्ट बिकॉज वी हैव टू शो दैट हिंदूज आर सेक्युलर इन नेचर। जिस तरीके से कानून बना के इन्होंने हम पे ये थोपा है। सो इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है, ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड करवाने के लिए आई एम प्रेटी श्योर वी हैव लॉट ऑफ, कोई डर तो नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रोवेस की, जो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं विल बी एबल टू डू दैट। एडिटर इन चीफ हमारे शिवांग सत्यगुप्ता जी ने भी इसके ऊपर गहन रिसर्च किया है और उनका गहन रिसर्च अभी भी जारी है, पर उसके चलते उनका ये कहना है कि
अगर ऐसे में श्री श्री रविशंकर जी को भी स्टैंड लेना पड़े और उस समय जो वहाँ पर सरकार में थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो भी अभी सही सलामत हैं, उनको भी अगर इस पे बात करना अगर वो चाहते हैं और हो सके तो उन्हें तो ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके एडिटर इन चीफ शिवांग जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक मिशन की तरह उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड जिसमें करके जो सारे तकरीबन मैंने देखे हैं और जी, जनता जी। भी देख रही है, जी। ये कार्य करने का काम किया है। ड्यू क्रेडिट्स टू हिम। और जहाँ तक उनका विश्लेषण है कि इन लोगों को who have been board members or जी, जी, who बिल्कुल। in any capacity have been associated with either the legislation, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की तो विद द लेजिस्लेशन जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी को, सो दे हैव द रोल्स टू प्ले, बट अल्टीमेटली द लॉ विल हैव टू बी अमेंडेड। यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशंस। दूसरी चीज़ एक और उनकी बातों में सामने उभर के आई थी कि जितनी भी एडमिशन्स 50 की 50 इस बार श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी में हुई है, मेडिकल कॉलेज में हुई हैं, वो रिजर्वेशन एक्ट को अप्लाई किए बिना हुई है। अप्लाई यानी ये सारी ओपन कैटेगरी की एडमिशन्स हैं। तो देखिए, दैट इज ऑल्सो अ रेलिवेंट थिंग कि अगर रिजर्वेशन एक्ट अप्लाई किया गया होता तो एससी समाज से काफ़ी सारे बच्चे आते, ओबीसी समाज से काफ़ी सारे बच्चे आते, बट अगेन द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। 90% एसटी जेएंडके में तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो अगर रिजर्वेशन एक्ट भी अप्लाई कर दें, अगर एक फ़िल्टर लगा दे रिजर्वेशन एक्ट का भी, फिर भी एसटी कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में हिंदूज भी हैं और मुसलमान भी हैं, एसटी में तो 90% से अधिक मुस्लिम्स हैं जो बेनिफिशरीज हो सकते हैं, फिर भी सिचुएशन बदलेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो पीसमिल सोल्यूशंस हो सकते हैं, ट्रांजिटरी सोल्यूशंस हो सकते हैं। सेंट्रल पूल से भी उठाना बच्चों को एक ट्रांजिशन का हिस्सा हो सकता है, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू हैव अ लॉ विच रिजर्व्स 80% ऑफ द सीट्स और 90% से फॉर द हिंदूज इन दिस मेडिकल कॉलेज। और इतना नहीं, नारायणा में भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो बीपीएल हिंदू हैं, गरीब हिंदू हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस में वहाँ पे भी हिंदुओं का फ्री इलाज किया जाना चाहिए। कम से कम गरीब हिंदुओं का फ्री इलाज किया जाना चाहिए। इट्स अ प्राइवेट टाइप लाइक रन इंस्टीट्यूशन विच इज़ चार्जिंग हेविली, which is charging dearly. I've seen people crying in the sense कि BPL है and the bill is 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs. और ऐसे हिंदुओं के लिए जो सवेरे पूरे दिन में कमाते हैं और रात को खाते हैं। बिल्कुल। तो माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से अगर कोई आप इंस्टीट्यूशन बना रहे हो तो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से उसे क्रियान्वित कीजिए। जी। देखिए, 500 करोड़ से अधिक का अगर चढ़ावा माता वैष्णो देवी में प्रतिवर्ष आ रहा है, एस्टिमेट्स कैन वेरी, आई एम नॉट सेइंग कि यही है, ऊपर भी हो सकता है, बट अराउंड ऑन एन एवरेज आ रहा है जी। तो क्या उसमें से 100 करोड़ गौ माता के संरक्षण के लिए नहीं खर्च किया जाना चाहिए प्रतिवर्ष? जो पुलिस वाले काउ स्मगलर्स को पकड़ते हैं, ट्रकों से गौवंश को बचाते हैं, काउ स्मगलिंग को रोकते हैं जी। जब एज अ केस प्रॉपर्टी उन्हें वहाँ पे रखना है, थाने में रखना है, किसी जगह पे रखना है, तो उनके रखरखाव के लिए, खाने के लिए पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों के पास ना जगह है और ना पैसा है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो आसानी से उन्हें वापस दे देते हैं। कोर्ट से एक आदेश आ जाता है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, रिलीज ऑफ व्हीकल एज वेल एज द कैटल। कई लोग परमिशन लेके कर रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से कर रहे हैं। तो अगर 100 करोड़ एक साल का खर्च किया जाए गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता के रख रखाव के लिए, बचाव के लिए, तो मुझे बताइए एक भी गौ माता आपको सड़कों पे दिखे? एक भी गौ माता थाने में आपको दरबदर होती हुई दिखे? और जो काउ स्मगलर्स हैं उनसे भिड़ने का, उनसे लड़ने का जो कानूनी दृष्टिकोण से या दूसरे तरीकों से, उसके लिए भी अतिरिक्त जो सफिशिएंट रिसोर्सेज धन के रूप में लोगों के पास अवेलेबल होंगे, कम्युनिटी के पास अवेलेबल होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के फैसले कि 90% हिंदू ही रखेंगे, हिंदू चरित्र ही रखेंगे, हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से ही होगा, हिंदू रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाएंगे, टीका भी लगाया जाएगा, गरीब हिंदुओं को नारायणा अस्पताल में फ्री इलाज भी कराया जाएगा, गौ माता के संरक्षण के लिए 500 में से 100 करोड़ 200 करोड़ भी दिया जाएगा, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, संस्कृत का विश्वविद्यालय बनाने के लिए, हमारे वेदों के शास्त्रों के ऊपर रिसर्च करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी। ये तभी होगा जब हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर से जो स्टेट कंट्रोल है, सरकार का जो कंट्रोल है, वो खत्म होगा। मस्जिद मुसलमान चलाते हैं, गुरुद्वारे सिख चलाते हैं,
चर्चेस क्रिश्चियन चलाते हैं, हिंदुओं के मंदिर कौन चलाता है? सरकार। हिंदू नहीं चला रहे। अमरनाथ कौन चला रहा है? वैष्णो देवी कौन चला रहा है? हरिद्वार में आप चले जाइए, साउथ इंडिया में आप चले जाइए, कौन चला रहा है? क्योंकि सरकार चला रही है तो सरकार एक सेक्युलर लेंस से चलाती है। भाई मुसलमानों की मस्जिदें तो इस्लाम के हिसाब से चल रही हैं, सिखों के गुरुद्वारे तो सिखिज्म के हिसाब से चल रहे हैं जी। लेकिन हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पैसे से चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हाल ही में क्योंकि सरकार की तरफ सरकार चला रही है तो सेक्युलर तरीके से चल रहे हैं। हाल ही में अभी 150 साल पूरे हुए थे वंदे मातरम के, और उसके प्रोग्राम्स इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं करवाए गए। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी तरफ से इस पर नाराज़गी भी जताई और उनका कहना था कि जो हमसे रटवाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला तो हर सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करने में माहिर हैं और जिस तरीके की राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लोगों की या फॉर दैट मैटर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की रही है, वो एक सबवर्जन की राजनीति है, वो देश को अंदर से खोखला करने की राजनीति है। सेक्युलर चोला ओढ़ के जिहाद की राजनीति को और जिहाद एज ए वॉर फॉर्म उसे ही सबवर्जन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं उसके कोई मायने नहीं है। उमर अब्दुल्ला को रेड फोर्ट आतंकी हमले के बाद लाल चौक से अपने परिवार वालों को इकट्ठे करके, अपने कबीले वालों को इकट्ठे करके वहाँ से एक एंटी टेररिस्ट, एंटी जिहाद रैली निकालनी चाहिए थी। उन्हें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था। वंदे मातरम पे आपत्ति जताना या उसे पॉलिटिसाइज करना, इट्स एन एक्ट ऑफ सबवर्शन। ये एक डिवाइड क्रिएट करने के उद्देश्य से इस तरीके की ताकतें इसे मुद्दा बनाती हैं और फिर इंसिस्ट करती हैं कि एक धर्म विशेष के लोग वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, लोग भी देख रहे हैं और इनका जो सही स्थान आने वाले समय में है इन्हें जल्दी वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। इस बार देश में माहौल वो नहीं है कि वो वंदे मातरम बोलने के लिए मना करेगा तो उसे टॉलरेट किया जाएगा। जो भी कानूनी एक्शन उस व्यक्ति, उस संगठन के खिलाफ किया जा सकता है वो होगा और जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो होगी। ये उमर नबी भी वही था जो वंदे मातरम गाने से मना करता था, बोलने से मना करता था। तो ये आई थिंक वी आर alive to the situation and what Umar Abdullah says is probably of no consequence for the reason that they have always indulged in a politics which is a politics facilitating politics of separatism. लेट्स गेट बैक टू द पवेलियन और बात करेंगे इसी इशू को लेकर। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि एलओपी साहब के द्वारा और बाकी कुछ विधायकों ने मिलकर मेमोरेंडम सौंपा है। वहीं एक चीज़ और भी है कि कुछ ऐसे एमएलएज भी इसमें शामिल हो चुके हैं जो भले ही एनसी सरकार को अपना सपोर्ट दे रहे हों, पर उनका कहना है, अब मैं सीधा नाम लूँगी, डॉक्टर रामेश्वर एमएलए बनी, उनका ये कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का नाम मैं चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी हिंदू श्राइन बोर्ड कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस सब को देखकर ये पता चल रहा है कि इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस सब सपोर्ट मिलने से ही हल हो जाएगा अगले कुछ समय में, और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो कैसे हल हो जाएगा? देखिए, भाजपा के बाहर के जितने भी एमएलएज हैं जो इस विषय में चूंकि हिंदू कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात का स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे समर्थन की, हमारे समाज के समर्थन की बात कर रहे हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और माता वैष्णो देवी श्राइन हिंदू बोर्ड, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जब आप माता वैष्णो देवी कह देते हैं तो फिर इसके अतिरिक्त आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना इसलिए था क्योंकि ये नाम रखने के बावजूद पैसा जहां पर जा रहा है वहां से मुस्लिम समुदाय के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन उन तमाम एमएलए से ये है कि यू फोर्स द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन अमेंडमेंट अमेंडिंग एटलीस्ट सेक्शन 6 और फिर उसके साथ जो कनेक्टेड सेक्शंस होंगी उसमें भी अमेंडमेंट्स होंगी और उसमें प्रोवाइड करें कि माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित स्थापित जितने भी कॉलेजेस हैं फंडेड बाय द श्राइन बोर्ड, वहाँ पे 80% एटलीस्ट हिंदूज ही एडमिशन ले पाएंगे, दूसरी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति एडमिशन नहीं ले पाएगा।
80%, I'm just giving a figure. It can be 90%. It can be more than 90%. तो जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं, ये आप सोल्यूशन बता रहे हैं कि अमेंडमेंट, क्या लगता है कि अभी वैसे तो विंटर सेशन पास ही है, आने ही वाला है, अगर विंटर सेशन में इसके बारे में बात होती है, चर्चा होती है और अगर इसके ऊपर कुछ कर भी दिया जाता है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी हुई है वो इसका सोल्यूशन निकाल सकती है? देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास सोल्यूशन है। एक चुनौती है सामने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौती, जैसे कि इट्स नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ अ फैक्ट। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि हिंदूज आर नॉट अ माइनॉरिटी। जी। सो व्हेन हिंदूज आर नॉट अ माइनॉरिटी, सो द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एंडाउमेंट्स, दे विल नॉट हैव अ माइनॉरिटी स्टेटस। माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होगा तो आर्टिकल 29 और 30 के तहत टू रिजर्व एडमिशंस इन फेवर ऑफ हिंदूज एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आपके सामने बन के आएगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया कि सब आर्टिकल 5 ऑफ आर्टिकल 16 ये कहता है कि अगर हिंदुओं का इंस्टीट्यूशन है तो आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि उनको चलाने वाले लोग केवल हिंदू होंगे। तो वैसे ही आर्टिकल 25 और 26 को इन्वोक करके, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप ऐसी रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्रिएट करिए ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और एक पर्पस अपना स्पेसिफाई करके, और पर्पस सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण, तो फिर वो अमेंडमेंट करके आप उसे माइनस एब्सेंट माइनॉरिटी राइट्स आर्ग्यूमेंट सस्टेन करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी को, मैं फिर आपके दर्शकों के लिए रिपीट कर दूं, यूनिवर्सिटी को केवल यही बताना है उस अमेंडमेंट के माध्यम से कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी कि इसकी फंडिंग जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आ रही है और इसका ओरिजिन जो है यूनिवर्सिटी का, उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये अपना इंस्टीट्यूशनल पर्पस अचीव कर सके, इसे रिजर्वेशन देना अनिवार्य है। देखिए, मुझे बताइए कि अगर हिंदुओं की रिजर्वेशन नहीं होगी माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में 80% से अधिक, तो क्या धार्मिक चरित्र नहीं बदलेगा इन यूनिवर्सिटीज़ का? और क्या यूनिवर्सिटीज़ या जो एंडाउमेंट्स हैं, क्या ये श्राइन से अलग हैं? क्या जो श्राइन के सरप्लस चढ़ावा या सरप्लस आप कीजिए, चढ़ावे का जो पर्पस है, क्या वो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण नहीं है? और उस चढ़ावे से बने हुए इंस्टीट्यूशंस क्या सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए कार्य नहीं करेंगे? क्या उन इंस्टीट्यूशन का पर्पस सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण नहीं होगा? तो जब इंस्टीट्यूशनल पर्पस ये है, तो फिर हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन देना इसमें 80% से अधिक, तो एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है। और वो धार्मिक चरित्र, रिलीजियस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और रिलीजियस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखना अपने इंस्टीट्यूशंस में इज़ अ राइट विच इज़ अवेलेबल टू यू अंडर आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 पढ़िए, आर्टिकल 25 को जोड़ के पढ़िए, यू रीड इट बिटवीन द लाइन्स, रीड इट डीपली। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर कि कोर्ट्स के सामने इस तरीके का अराइज हुआ है कभी डायरेक्टली इन दिस सेंस। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप है, इसमें इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके आधार पे मैं कंक्लूड कर पाया हूँ कि ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है रिजर्वेशंस को कोर्ट्स में सस्टेन करवाने का। मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत लिमिटेड रहा इस आर्ग्यूमेंट को आर्टिकुलेट करने में जी, बट कई सारे जजमेंट्स को पढ़ने के बाद, कई सारी जजमेंट्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना जो आर्टिकल 25-26 की, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एंड राइट टू इस्टेब्लिश, मैनेज, एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस है बाय द रिलीजियस डिनोमिनेशन, संप्रदाय के द्वारा, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक छोटा सा मंत्र आपको केवल दे रहा हूँ। इट्स अ फूड फॉर थॉट। जो लीगल लुमिनरीज भी, जूरिस्ट्स भी इस थॉट को सुन रहे हैं, वो भी और गहन इस पे अध्ययन कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। अगर 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बैठा के आप चर्चा करवाएं तो फिर 2-3 घंटे की मैं चर्चा कर सकता हूँ जजमेंट्स के बेसिस पे। आर्टिकल 25 हो, 26 हो, 29 हो, 30 हो, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 16 हो, उसको थ्रेडबेयर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपसे चर्चा थी, आम नागरिक से चर्चा थी आपके माध्यम से, इसलिए जो अल्टीमेटली क्रक्स उसका था इस सारी डिबेट, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स का, चैलेंजेस का, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस का, वो मैंने आपको केवल दिया। जी, बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल पर्पस अचीव करने के लिए
इस इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को कानून बनाना है कि वो हिंदुओं को रिजर्वेशन दे, और वो विद होल्ड और वो वो जुडिशियल स्क्रूटनी विदस्टैंड करेगा। जी चलिए, शुक्रिया अंकुर जी, आपने आज हमारे साथ कानूनन चर्चा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अंकुर जी हमारे साथ थे और अंकुर जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एक बैलेंस खराब हो चुका है, इसे ठीक करने के लिए एक अमेंडमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, साझा ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।